दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। दर्शकों, आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो जून 2015 की है। उस समय मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया हुआ करते थे। एक दिन राकेश मारिया अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उनका फोन बजा और जैसे ही उन्होंने फोन उठाया तो एक अनजान लड़की ने बताया कि इंद्रायणी मुखर्जी की बहन शीना बोरा 2012 से लापता है, क्योंकि उसकी बहन इंद्रायणी मुखर्जी ने ही 2012 में उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में कुछ बड़े नाम शामिल हैं, इसीलिए आपको पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। फोन पर इतना कहकर महिला ने फोन काट दिया। राकेश मारिया अपने समय के महान पुलिस अधिकारियों में से एक हुआ करते थे। उन्होंने ही 26/11 के आतंकवादी हमले की जांच की और उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों को देखा था। फोन करने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन महिला का दावा बहुत बड़ा था और उसने इंद्रायणी मुखर्जी का नाम लिया था। इसीलिए राकेश मारिया समझ गए कि इस मामले में जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। आपको बता दें कि उस समय इंद्रायणी मुखर्जी भारतीय मीडिया जगत में एक बड़ा नाम थी और उसके पति पीटर मुखर्जी मीडिया टाइकून के रूप में जाने जाते थे। पीटर मुखर्जी के पास कई बड़े टीवी चैनल थे। वो स्टार ग्रुप से लेकर INX मीडिया तक के CEO रह चुके थे। इसलिए राकेश मारिया सीधे तौर पर इंद्रायणी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी को छूना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और न ही शीना बोरा नाम की किसी लड़की के लापता होने की कोई FIR थी। इस कॉल के बाद राकेश मारिया ने उस पुलिस स्टेशन से संपर्क किया जहां पीटर और इंद्रायणी का घर आता था। यह पुलिस स्टेशन मुंबई का खार पुलिस स्टेशन था। खार पुलिस स्टेशन में पता करने की कोशिश की गई क्या इस थाने में 3 साल पहले यानी 2012 में शीना बोरा नाम की लड़की किसी लड़की के लापता होने की FIR दर्ज हुई है थी। जांच के बाद पता चला, पुलिस स्टेशन ने बताया गया कि यहाँ किसी भी लड़की की गुमशुदा की ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। आसपास के किसी भी थाने में ऐसी कोई रिपोर्ट मिली नहीं, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज होने की खबर नहीं थी। एक पल के लिए तो लगा कि किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फोन किया होगा, लेकिन राकेश मारिया मान रहे थे कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। मामले की गंभीरता को समझते हुए राकेश मारिया ने इस पूरे मामले की अनौपचारिक जांच की जिम्मेदारी अपने विशेष जांच टीम को सौंप दी और उस जांच टीम का कमान अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी दिनेश कदम को सौंप दिया। दिनेश कदम ने राकेश मारिया के साथ मिलकर कई हाई प्रोफाइल केस सुलझाए थे। राकेश मारिया ने दिनेश कदम को खास तौर पर हिदायत दी कि इस जांच में शामिल कुछ अधिकारियों के अलावा किसी और पर शक न किया जाए और खास तौर पर यह खबर कहीं से लीक न हो कि मुंबई पुलिस शीना बोरा मामले की जांच कर रही है। जून 2015 में पुलिस को एक अनजान कॉल आया था और 1 महीने तक खोजबीन करने के बाद जुलाई महीने की बात बीत गया, लेकिन दिनेश कदम को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन दिनेश कदम और राकेश मारिया हार नहीं मानने को तैयार थे। दिनेश कदम ने पूरे इलाके में अपने मुखबिर फैला रखे थे और पीटर, इंद्रायणी और इस परिवार से जुड़े हर व्यक्ति की हर छोटी बड़ी जानकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की यह चाल काम कर गई और अगस्त में दिनेश कदम के एक भरोसेमंद मुखबिर ने खबर दी कि इंद्रायणी मुखर्जी के पास 2012 तक एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम श्यामवर रॉय था। किसी भी परिवार से जुड़ी सबसे ज्यादा जानकारी किसी के पास हो सकती है तो वह घर का नौकर या घर का ड्राइवर होता है। पुलिस को लगा कि अगर ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। दिनेश कदम जल्द से जल्द इंद्रायणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन राकेश मारिया ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उस समय इंद्रायणी मुखर्जी भारत
से बाहर थी और राकेश मारिया को शक था कि जैसे ही ड्राइवर की गिरफ्तारी की खबर इंद्रायणी तक पहुंची और अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो इंद्रायणी मुखर्जी कभी भारत वापस नहीं आएगी। इसलिए पुलिस अब इंद्रायणी मुखर्जी के भारत आने का इंतजार कर रही थे और साथ ही इस ड्राइवर पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी। ध्यान से सारी जांच अनौपचारिक रूप से चल रही थी क्योंकि एक अज्ञात फोन ने अलावा पुलिस के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और ना ही किसी ने शीना बोरा नाम की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अगस्त 2015 में जब इंद्रायणी मुखर्जी भारत आई तो पुलिस ने उसके पूर्व ड्राइवर शामवर को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ड्राइवर को किस आरोप में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ड्राइवर के खिलाफ पहले कभी ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था और बिना किसी आरोप के अगर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता तो बवाल मचना ही था। इसलिए पुलिस ने तुरंत ड्राइवर की कुंडली खंगाली शुरू कर दी और पता चला कि ड्राइवर छोटी मोटी वारदातें करता था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी खबर मिली कि ड्राइवर का अवैध संबंध है। यह खबर मिलते ही पुलिस को एक बड़ा मौका मिल गया और पुलिस ने तुरंत इंद्रायणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर शामवर पिंटू राम राय को अवैध संबंध रखने के जुर्म में 21 अगस्त 2015 को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया की नज़र में यह गिरफ्तारी अवैध संबंध रखने के जुर्म में थी, लेकिन पुलिस का असली मकसद इस ड्राइवर के जरिए शीना बोरा के बारे में पता लगाना था। शुरुआत में पूछताछ में ड्राइवर ने शीना बोरा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस को जल्द ही शक हो गया कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है क्योंकि वह अपना बयान बदल रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। इस पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी तो ड्राइवर ने जो खुलासा किया उसे जानकर सबके होश उड़ गए। दरअसल पूछताछ के दौरान शाम राय आखिरकार पुलिस के सामने पिघल गया और उसने खुलासा किया कि 2012 में उसने रायगढ़ जिले के एक जंगल में शीना बोरा की हत्या कर दी थी और उसकी लाश जला दी थी और उसने शव के कुछ हिस्सों को भी दफना दिया था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसने यह सब अपनी पत्नी इंद्रायणी मुखर्जी के कहने पर किया था। इसके अलावा ड्राइवर ने खुलासा किया कि शीना बोरा की हत्या की पूरी योजना इंद्रायणी मुखर्जी ने ही बनाई थी और इस योजना में इंद्रायणी मुखर्जी के दूसरे पति संजीव खन्ना ने भी साथ दिया। जब ड्राइवर ने पूछा गया कि शीना बोरा और इंद्रायणी मुखर्जी के बीच क्या रिश्ता है तो ड्राइवर ने कहा कि शीना बोरा इंद्रायणी मुखर्जी की छोटी बहन थी और उसे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि यह हत्या क्यों की गई। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस खुलासे के बाद पुलिस शामवर राय को तुरंत अपने साथ रायगढ़ जिले के जंगल में ले गई जहां उसके शव को जलाने की और दफनाने का दावा किया था। जब जंगल से ड्राइवर ने शव की खुदाई की तो वहां एक मानक कंकाल के अवशेष मिले। इसके अलावा पुलिस ने तुरंत स्थानीय थाने से इस इलाके में संपर्क किया और पूछा कि क्या 3 साल पहले इसी जंगल में किसी लड़की का शव मिला था। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2012 के अंत में इसी जंगल में एक लड़की की अधजली लाश मिली थी। काफ़ी खुदाई के बाद जब उस लाश का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने खुद ही उस लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया था। जब लगभग तय हो गया था कि जला हुआ शव शीना बोरा का ही था और इस जंगल में मिले शव के अवशेष भी शीना बोरा के ही थे। इसके अलावा सबसे अहम बात यह साबित हुई कि इस अनजान महिला ने जो कहा था वह भी सच था। ड्राइवर का बयान पुलिस के लिए इंद्रायणी मुखर्जी के गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी था। फिर भी चूंकि इंद्रायणी और पीटर मुखर्जी बहुत बड़ी हस्तियां थे, पुलिस और सबूत जुटाना चाहती थी। इसके लिए पुलिस ने 24 अप्रैल 2012 की कॉल डिटेल जारी की जिसके यह भी पुष्टि हो गई कि ड्राइवर इंद्रायणी मुखर्जी और संजीव खन्ना लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और ड्राइवर ने बयान के मुताबिक उनकी लोकेशन बिल्कुल मेल खा रही थी। ये तीनों उस जंगल में भी गए थे जहां से शव के अवशेष बरामद हुए थे। अभी तक यह मामला मीडिया ने नहीं आया है क्योंकि पुलिस ने पूरी गोपनीयता बरती थी ताकि इन सबकी खबर इंद्रायणी मुखर्जी तक न पहुंचे और उसे भागने का मौका न मिले। पुलिस को यह योजना कामयाब रही और योजना के मुताबिक सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद 25 अगस्त 2015 की रात को इंद्रायणी मुखर्जी को उसकी छोटी बहन शीना बोरा की हत्या के आरोप में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी
गिरफ्तारी से इंद्रायणी मुखर्जी पूरी तरह से हिल गई थी, क्योंकि उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि 3 साल पहले उनके द्वारा की गई वारदात एक अनजान कॉल से सुलझ गई। इंद्रायणी मुखर्जी को हत्या के लिए धारा 302, सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए धारा 201, अपहरण के लिए धारा 336 और असामान्य इरादे के लिए धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया है और बांद्रा की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस हिरासत के लिए पेश किया गया। पुलिस ने इंद्रायणी मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में इंद्रायणी ने शीना बोरा की हत्या से साफ इनकार किया और कहती रही कि शीना बोरा अमेरिका में है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और ड्राइवर श्याम राय को पूछताछ के बारे में बताया तो इंद्रायणी मुखर्जी आखिरकार टूट गई और उसने जो किया वो यकीनन से परे था। इंद्रायणी मुखर्जी ने क्या सफाई दी, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इंद्रायणी मुखर्जी की बात किसे गिरफ्तार किया गया। इंद्रायणी मुखर्जी और ड्राइवर से पूछताछ के दौरान शीना बोरा हत्याकांड में संजीव खन्ना नाम एक व्यक्ति भी भूमिका थी सामने आई। 26 अगस्त 2015 को संजीव खन्ना को अपहरण की धारा 364, हत्या की धारा 302, सबूत मिटाने की धारा 201 और साजिश रचने की धारा 120B के तहत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में संजीव खन्ना ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया, लेकिन इंद्रायणी मुखर्जी अभी भी बहुत कुछ पूछताछ जारी थी। पुलिस पूछताछ के दौरान इंद्रायणी मुखर्जी की गिरफ्तारी के अगले ही दिन यानी 26 अगस्त 2015 को मिखाइल बोरा नाम का एक लड़का सामने आया और उसने जो खुलासा किया वह और भी हैरान करने वाला था और इस खुलासे ने पूरी जांच की दिशा ही दूसरी तरफ मोड़ दी। आज तक दुनिया शीना बोरा को इंद्रायणी मुखर्जी की सौतेली बहन के तौर पर जानती थी। यहाँ तक कि इंद्रायणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी भी जानते थे कि शीना बोरा इंद्रायणी मुखर्जी की सौतेली बहन है, लेकिन मिखाइल बोरा नाम के एक लड़के ने पुलिस को बताया कि शीना बोरा असल में इंद्रायणी मुखर्जी की सौतेली बहन नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है और यह लड़का मिखाइल बोरा इंद्रायणी मुखर्जी का अपना बेटा है। इस खुलासे के बाद रिश्तों का रहस्य और भी उलझ गया और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे। जिसे इंद्रायणी मुखर्जी की छोटी बहन समझ रही थी वो इंद्रायणी मुखर्जी की बेटी कैसे हो सकती है। इसे समझने के लिए चलिए आपको थोड़ा पीछे चलते हैं और कुछ साल पहले इंद्रायणी मुखर्जी के जीवन के बारे में बताते हैं। इंद्रायणी मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1972 को असम के गुवाहाटी में बेहद ही मध्यम परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम पोरी बोरा रखा गया था। इंद्रायणी मुखर्जी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई करके अपना कैरियर आगे बढ़ाया। वह पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन इंद्रायणी मुखर्जी एक खासियत यह थी कि वह बहुत कम समय में ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। शुरुआत में उन्होंने असम के छोटे मोटे नौकरियां की। असम में नौकरी के दौरान ही 1986 में इंद्रायणी मुखर्जी की मुलाकात असम के ही रहने वाले सिद्धार्थ दास से हुई। धीरे धीरे सिद्धार्थ दास और इंद्रायणी दोस्त बन गए और फिर साथ रहने लगे। बिना शादी के उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी का नाम शीना बोरा और एक बेटी का नाम मिखाइल बोरा था। इंद्रायणी मुखर्जी 1989 तक सिद्धार्थ दास से साथ रिश्ते में रही, लेकिन अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ दास को छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों शीना और मिखाइल को अपने माता पिता के पास छोड़कर कोलकाता आ गई। 1996 में इंद्रायणी ने INS सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक भर्ती कंपनी शुरू की। कोलकाता में काम करते हुए इंद्रायणी मुखर्जी को मुलाकात संजीव खन्ना से हुई और 1993 में इंद्रायणी ने संजीव खन्ना से पहली बार आधिकारिक रूप से शादी कर ली। यहाँ इंद्रायणी मुखर्जी ने यह बात छिपाई कि संजीव से उनके पहले से ही 2 बच्चे हैं। संजीव खन्ना से शादी के बाद इंद्रायणी ने विधि नाम की एक बेटी को जन्म दिया। संजीव से शादी के बाद इंद्रायणी की कंपनी ने खूब तरक्की की और 2001 में इंद्रायणी मुखर्जी कोलकाता से मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में बतौर एक
एचआर काम करना शुरू किया। इसके अलावा दिग्गज मीडिया हाउस और स्टार मीडिया ने भी इंद्रायणी मुखर्जी की कंपनी को एचआर का जिम्मा सौंपा। जब इंद्रायणी मुखर्जी बाजार में एक बड़ा नाम बन चुकी थी, उस समय पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के काम करते थे और कंपनी के सीईओ थे। जब इंद्रायणी मुखर्जी की स्टार इंडिया के साथ और पीटर भी इस कंपनी में सीईओ थे, यही दोनों की मुलाकात धीरे धीरे रोजाना की मुलाकातें प्यार में बदल गई और 2002 के इंद्रायणी मुखर्जी ने संजीव खन्ना को तलाक देते हुए अपने पहले पति पीटर मुखर्जी से आधिकारिक तौर पर शादी कर ली। 2002 में इंद्रायणी मुखर्जी से शादी करने से पहले पीटर पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि 1994 में उनका तलाक हो गया था। 1975 में पीटर मुखर्जी ने शबनम मुखर्जी नाम की एक महिला से शादी की, उनके 2 बच्चे हुए। एक बेटे का नाम रॉबिन मुखर्जी और दूसरे का नाम राहुल मुखर्जी था। जब इंद्रायणी मुखर्जी ने पीटर से शादी की तो उन्होंने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना की बेटी विधि को भी अपने बेटी के रूप में ही पाला। जबकि इंद्रायणी ने यह बात छिपाई कि पीटर से उसके 2 और बच्चे हैं। इधर जब इंद्रायणी ने पीटर मुखर्जी से शादी की तो उसकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि होने लगी। दूसरे और जब इंद्रायणी लिव इन रिलेशन में रह रही थी तो इंद्रायणी में माता पिता उसके 2 बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ थे, जिन्होंने इंद्रायणी से असम में अपने माता पिता के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि कुछ महीने तक तो इंद्रायणी ने अपने माता पिता को अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए पैसे भेजे। लेकिन कुछ समय बाद इंद्रायणी ने अपने माता पिता पीटर मुखर्जी से कहा कि मेरे सौतेले भाई और बहन समेत में रहते हैं, जिन्हें वह लाना चाहता था ताकि उनसे अच्छी पढ़ाई हो सके। इस तरह मुंबई से सबसे सामने इंद्रायणी अपने सौतेले भाई और बहन दोनों को मुंबई ले आई और शहर में एक बहुत बड़े कॉलेज में उनका दाखिला करा दिया। चूंकि इंद्रायणी के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए इंद्रायणी के दोनों बच्चे अब इंद्रायणी के सौतेले भाई और बहन बनकर उसके घर में रह रहे थे। अब आपको रिश्तों की अहमियत काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब वापस उस कहानी पर चलते हैं कि शीना बोरा की हत्या कैसे और क्यों हुई। ड्राइवर ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि शीना बोरा की हत्या की पूरी योजना शीना बोरा की अपनी ही मां इंद्रायणी मुखर्जी ने बनाई थी, जिसमें बाद में इसने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और अपने ड्राइवर श्याम राय को भी शामिल किया गया। योजना के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को इंद्रायणी मुखर्जी ने शीना बोरा की हत्या के लिए अपने पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता से बुलाया। मुंबई आने के बाद संजीव खन्ना मुंबई वर्ली के होटल हिलटॉप में रुका। यहां संजीव के तहत इंद्रायणी ने 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। शीना को लगा कि शायद माँ उसे मिलने के लिए बुला रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ ने यहाँ उसकी मौत का सारा इंतजाम कर रखा है, क्योंकि उसकी माँ ने शीना बोरा को मिलने के लिए बुलाया था। इसीलिए वह 24 अप्रैल 2012 की शाम 6 बजे अपनी माँ से मिलने बांद्रा से लिंकिंग रोड के पास नेशनल कॉलेज आ गई। थोड़ी देर बाद एक बार वह कार रुकी जिसमें इंद्रायणी पिछली सीट पर बैठी थी और संजीव खन्ना अगली सीट पर। अपनी मां को कार में देखकर ही शीना बोरा कार में आ गई। जब वहां कार में बैठी तो इंद्रायणी ने शीना को पीने के लिए पानी की बोतल दी। शीना बोरा को पता नहीं था कि जो पानी वह पी रही है उसमें बेहोशी की दवा मिली है, इसलिए जैसे ही शीना बोरा ने वह पानी पिया वह बेहोश हो गई। शीना बोरा को बेहोश होते ही वे कार को एक सुनसान इलाके पर ले गए, जहां एक जगह गाड़ी पार्क करने के बाद ड्राइवर ने शीना बोरा को पैर कसकर पकड़ लिए और इंद्रायणी मुखर्जी ने बड़ी बेरहमी से अपनी ही बेटी की गर्दन अपने हाथों से दबाए रखी जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। शीना बोरा की हत्या के बाद सभी लोग जल्द से जल्द शव को ठिकाने लगाने चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं इसे सब पकड़े न जाए, इसलिए उन्होंने सबको शहर से दूर ले जाकर रात के अंधेरे में शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। शीना बोरा की हत्या के बाद इंद्रायणी मुखर्जी ने अपनी मृत बेटी का फिर से अच्छा मेकअप किया और खुद कार की पिछली सीट पर बैठ गई। बीच में उसने अपनी बेटी के शीना बोरा की लाश रख दी और दूसरी तरफ उनके पूर्व पति संजीव खन्ना बैठे थे और संजीव खन्ना ने भी शीना बोरा के गले पर हाथ रखा हुआ था ताकि किसी को शक न हो कि बीच वाली लड़की सचमुच मर चुकी है। दर्शकों को लगा कि बीच वाली लड़की सो रही है। ऐसे में सभी शीना बोरा का शव लेकर सीधे इंद्रायणी मुखर्जी के वर्ली स्थित घर पहुंचे। इंद्रायणी मुखर्जी ने अपनी कार से उतरी और घर के अंदर बड़े आराम से सो गई।
उसी समय उसका पूर्व पति संजीव खन्ना भी अपने होटल में जाकर सो गया, जबकि कार का ड्राइवर श्यामवार राय शीना बोरा की लाश को कार की डिक्की में छिपाकर उसी कार में सो गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। क्योंकि मुंबई के लोग रात के 2 बजे तक जागते रहते हैं, इसलिए इन लोगों ने लाश को दफनाने के लिए सुबह 4 बजे का समय चुना और योजना के मुताबिक 25 अप्रैल 2012 की सुबह 4 बजे संजीव खन्ना, इंद्रायणी मुखर्जी और उसका ड्राइवर लाश को लेकर वर्ली से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के एक जंगल में पहुंच गए, जहां उन्होंने लाश पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया। साथ ही लाश के कुछ टुकड़े भी किए। जलाने के बाद उन्होंने एक गड्ढा खोदा और लाश को कहीं दफना दिया, लेकिन अंधेरा होने और जल्दबाजी के वजह से लोग देख न पाए कि इस लाश में कुछ हिस्सा बाहर रह गया, जिसे स्थानीय पुलिस ने कुछ दिनों बाद बरामद किया और कुछ दिनों बाद आत्मिक संस्कार भी कर दिया गया, जिसका खुलासा 2015 में मुंबई पुलिस की एक जांच से हुआ। इतनी क्रूर और निर्दयनीय तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इन तमाम खुलासों के बाद मुंबई पुलिस संजीव खन्ना, इंद्रायणी मुखर्जी और इंद्रायणी मुखर्जी के ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई थी, जबकि पीटर मुखर्जी को जांच से दूर रखा जा रहा था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक हत्या में पीटर मुखर्जी की संलिप्तता में से कोई सबूत नहीं थे। कुछ लोगों ने मुंबई पुलिस पर जांच में पीटर के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया और इन्हीं आरोप के बीच मुंबई पुलिस ने जांच भी कमान अपने हाथ में ले ली और जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने कुछ दिनों तक जांच की और जांच के बाद सीबीआई ने दावा किया कि इस बात से पुख्ता सबूत है कि पीटर मुखर्जी को भी शीना बोरा की हत्या की जानकारी थी। इसलिए 19 नवंबर 2015 को सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को शीना बोरा की हत्या और शीना के नाम पर एक फिशिंग कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन अब इसके बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि शीना बोरा की हत्या क्यों हुई। शीना बोरा की हत्या की वजह इंद्रायणी मुखर्जी का झूठ था। कभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया कि शीना बोरा और मिखाइल बोरा, इसमें इंद्रायणी मुखर्जी के अपने बच्चे थे। जब इंद्रायणी मुखर्जी ने पीटर से शादी की बात उन्होंने बताया था कि शीना बोरा और मिखाइल उनके सौतेले भाई बहन हैं। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने आपको कुछ समय पहले यह भी बताया था कि जहां इंद्रायणी मुखर्जी की पीटर मुखर्जी से तीसरी शादी हुई थी और पीटर मुखर्जी की भी पहले शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उनके एक बेटे का नाम राहुल मुखर्जी था, जबकि दूसरे बेटे का नाम रवि मुखर्जी था। जब इंद्रायणी मुखर्जी शीना बोरा को अपनी सौतेली बहन बनाकर मुंबई लाई, तब इंद्रायणी के सौतेले बेटे यानी पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी से शबनम के बेटे राहुल मुखर्जी का भी आना जाना लगा रहता था। रास्ते में राहुल मुखर्जी और शीना बोरा की दोस्ती हो गई। राहुल मुखर्जी और शीना बोरा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन इंद्रायणी मुखर्जी ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि शीना बोरा असल में राहुल की सौतेली बहन है। लेकिन राहुल मुखर्जी को यह नहीं पता था कि शीना बोरा उसकी बहन है। दरअसल राहुल को लगाता था कि शीना बोरा उसकी सौतेली माँ यानी इंद्रायणी मुखर्जी की सौतेली बहन है। इसलिए राहुल शीना बोरा से दिलो जान से प्यार करता था और दोनों एक दूसरे को डेट भी करते थे। इंद्रायणी मुखर्जी हमेशा इस रिश्ते का विरोध करती थी। इस वजह से घर में सबसे रिश्ते भी खराब हो गए थे। रोज रोज की लड़ाई झगड़ा भी आम बात हो गई थी। राहुल मुखर्जी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था कि उसने बिना शीना बोरा से शादी करने की योजना बना ली थी। राहुल और शीना ने सगाई भी कर ली थी। अगर यह शादी होती तो शादी सौतेले भाई बहन के बीच होती। साथ ही राहुल और शीना बोरा के पास पीटर मुखर्जी की काफ़ी संपत्ति होती और इंद्रायणी के पूर्व संजीव खन्ना की बेटी विधि को भी कम हिस्सा मिलता। इसलिए दौरान के लालच में इंद्रायणी मुखर्जी ने अपने और शीना बोरा के रिश्ते की सच्चाई सबको बताए बिना अपनी ही बेटी शीना बोरा से छुटकारा पाने की ठान ली। इस हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए 24 अप्रैल 2012 को इंद्रायणी मुखर्जी ने साजिश से बहाने शीना बोरा को मिलने के लिए बुलाया और कहा, आओ मैं तुम्हें राहुल के पास ले चलती हूँ। हम राहुल से तुम्हारी शादी की बात करेंगे और जो भी मनमुटाव हम दोनों के बीच में है उसे हम दूर कर लेंगे।
अब तक आपने मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि शीना बोरा की हत्या करने में इंद्रायणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने मदद क्यों की। तो आपको बता दें कि अगर आपने पहले ही दी गई जानकारी को ध्यान से सुना होगा तो हमने बताया था कि इंद्रायणी ने जब संजीव से शादी की थी तो उसकी एक बेटी भी हुई थी, उसका नाम था विधि। इस पूरे मामले की सच्चाई इंद्रायणी मुखर्जी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना को बताई और उससे कहा कि अगर बीच से शीना बोरा को हटा दिया जाए तो हमारी एक ही बेटी बचेंगी, वो होगी विधि, और हमारी सारी दौलत विधि को ही मिलेगी। इस तरह जायदाद के लालच में आकर संजीव खन्ना भी शीना बोरा की हत्या में इंद्रायणी मुखर्जी के साथ देने के लिए कोलकाता से चलकर मुंबई आ गया था। अब एक सवाल यह भी है कि जब हत्या 12 में हुई तो पुलिस की नज़र ये मामला बच कैसे गया। यहाँ पुलिस की थोड़ी लापरवाही कही जा सकती है। शायद पुलिस सक्रिय रहती तो 2012 में ही इस मामले का खुलासा हो जाता। दरअसल जब 2012 में शीना की हत्या के बाद शीना का बॉयफ्रेंड यानी उसका सौतेला भाई राहुल मुखर्जी उसके संपर्क नहीं कर पाया और उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया तो वह अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया, जहां उसने शीना बोरा के गायब होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब राहुल दूसरी बार पुलिस के पास गया तो पुलिस ने सीधे इंद्रायणी मुखर्जी को फ़ोन कर दिया और इंद्रायणी ने कहा कि असल में मेरी बहन शीना राहुल को पसंद नहीं करती है, इसलिए वह राहुल को बिना बताए अमेरिका चली गई हैं। इस तरह पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया, वही ख़त्म कर दिया। इससे पहले शीना बोरा की हत्या से पहले ही इंद्रायणी मुखर्जी ने उसका फ़ोन भी जब्त कर लिया था। साथ ही जिस कंपनी में शीना बोरा काम करती थी उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड भी इंद्रायणी ने हासिल कर लिया था। इसलिए शीना की हत्या के कुछ दिन बाद इंद्रायणी मुखर्जी ने शीना बोरा का मोबाइल चालू किया और उसके एक मैसेज राहुल के नंबर पर भेज दिया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप अमेरिका चली गई हूँ। इसके अलावा शीना बोरा ने ईमेल में एक रिजेक्शन लेटर उस कंपनी को मेल कर दिया गया जहां शीना काम करती थी। उस रिजेक्शन लेटर में भी ये लिखा गया कि मैं कुछ पर्सनल कारणों से अमेरिका आ गई हूं और अब यहीं रहने वाली हूं, इसलिए मैं यह जॉब छोड़ रही हूं। इन एसएमएस और ईमेल के बाद राहुल को भी यकीन हो गया कि शीना बोरा उसका दिल तोड़कर उसे छोड़कर अमेरिका चली गई हैं और वह भी शांत बैठ गया। इस बीच इंद्रायणी मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। इस तरह इस हत्या में शामिल सभी लोग फिलहाल जेल से बाहर हैं। हालांकि इस पूरे मामले में खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाला इंद्रायणी मुखर्जी का ड्राइवर शंभू राय फिलहाल जेल में है क्योंकि आज तक उसे जमानत नहीं मिल सकी है। वैसे इस मामले में अलग अलग सभी मुख्य आरोपी जेल के बाहर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। यहाँ तक कि इस मामले में पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के अलावा 52 से ज़्यादा गवाह है। ऐसे में आज नहीं तो कल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी तय है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।